हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी थी। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जिसमें मेंडल साहब बताते हैं कि माता पिता से, सुनना गौर से, माता पिता से लक्षण बच्चों में कैसे आ रहे हैं, अर्थात वहां पर वो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर रहे थे। लेकिन मेंडल ने ना डीएनए टर्म यूज किया था, ना क्रोमोसोम टर्म यूज किया था, ना जीन शब्द, और जीन तो कर ही नहीं सकते थे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1856 का था और आपका जो जीन वर्ल्ड आया है वो 1909 में आया है, जॉनसन ने दिया है। तो 1909 के पहले, मैं हमेशा कहता हूं, जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स रिवाइज कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, तो मैं हमेशा कहता हूं वॉक लाइक मेंडल, टॉक लाइक मेंडल, बिहेव लाइक मेंडल। मतलब मेंडल के अलावा मेंडल को जो चीज नहीं पता थी भाई, वो चीज वही नहीं पता थी जो उसके बाद खोजी गई। अर्थात जीन, क्रोमोसोम, ये सारी बातें मेंडल नहीं कह रहे थे। मेंडल कहते थे कि माता पिता से बच्चों में जो गुण जाते हैं, अर्थात जो कैरेक्टर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज है, मेंडल को नहीं पता था। मेंडल कहते मुझे नहीं पता भैया क्या है, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी है जो माँ बाप से बच्चों में जा रही है। अब वो चीज क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, ये मेंडल नहीं बता पाए थे। यही वजह थी कि मेंडल का काम जो है आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया बहुत सालों तक। उसके बाद सन 1900 में आपका शेटमैक, कार्ल कॉरेंस और आपका ओवरी, ये तीनों आकर आपके इनकी मेंडल की रिसर्च की रीडिस्कवरी किए और कहे मेंडल वाज राइट। मैं हमेशा बोलता हूं मेंडल वाज अ जीनियस, मेंडल वाज अ अल्टीमेट जीनियस। अगर हम फिजिक्स में आइंस्टाइन का नाम लेते हैं तो फिर बेटा बायोलॉजी में मैं मेंडल का नाम लूंगा, क्योंकि भैया मेंडल ने ना डीएनए जाना, ना जीन जाना, ना कुछ जाना। और जिसको ना जाना, जिसका मतलब एक तरीके से उनके लिए भूत समझो, क्योंकि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम कुछ खोजा ही नहीं गया था। उन्होंने बता दिया उसकी पूरी इनहेरिटेंस का पूरा सिद्धांत कि माँ बाप से बच्चों में कैसे जाएगा, बच्चों से उनके बच्चों में कैसे जाएगा। मैंने पूछा मेंडल साहब क्या जाएगा, कहते ये नहीं पता क्या जाएगा, लेकिन कुछ जा रहा है माँ बाप से बच्चों में, और उसका पैटर्न बता दिया। इसके बाद हम लोग ने लास्ट चैप्टर में हमने वहां पर उसके बाद देखा था आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद आपके लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन देखा, सुटन एंड बोवरी 1902 में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए उसको देखा। फिर हमने आपका सेक्स डिटर्मिनेशन और आपका पेडिग्री एनालिसिस करते हुए आपका कुछ डिजीजेस हमने पढ़ी थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डिजीजेस। वाई लिंक्ड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं बताई जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में देखी। लास्ट चैप्टर में सिर्फ ये बताया गया था, समझिएगा अच्छे से, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इज कि चैप्टर नंबर 5 बात करता है कि माँ बाप से बच्चों में जो चीज जा रही है वो किस सिद्धांत पे जा रही है। अर्थात अगर माता पिता के अंदर कोई कैरेक्टर है तो लड़के में होगा, लड़की में होगा, या दोनों में होगा, अर्थात उसका सिद्धांत खोजा गया। वो सिद्धांत है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहां पर इस चैप्टर में हम उस केमिकल की बात करेंगे, उस जादुई केमिकल, एनसीईआरटी बहुत प्यारा वर्ड लिखती है, जादुई केमिकल, उस मैजिकल केमिकल की बात करेंगे जिसपे माँ बाप अपना कैरेक्टर लिखकर बच्चों को देते हैं। मतलब लिखने का मतलब ये जो कागज पत्ता लेके मम्मी पापा बैठे हैं कि लड़के की आंख नीली होगी और पीली होगी, लिख के मतलब डीएनए पर ही आपके कैरेक्टर लिखे होते हैं। तो मेंडल की अगर मैं बात करूं 1856 में, समझिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, व्हाइट बोर्ड यहां से आएगा। हाँ, 1856 में मेंडल ने अपनी रिसर्च शुरू करी जो कि आपकी 7 साल चली, मतलब 1863 तक। ये थी मेंडल का रिसर्च टाइम। अब बेटा अच्छे से समझना, यहां पर कहानी बड़ी गजब की है। यहां पर मेंडल ने क्या करी, आपकी रिसर्च करी। अब बेटा 1863 में मेंडल की रिसर्च खत्म हुई, 2 साल लगे इन्हें रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। ये सारे डाटा एनसीईआरटी के ही हैं। अर्थात 1865 में मेंडल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, चलो पूरा लिख रहा हूं, मेंडल का रिसर्च पेपर आपका क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। अच्छा, 1856 से 1863 तक, अर्थात 56 से 63 तक आपका मेंडल का रिसर्च हुआ। मेंडल ने 7 साल रिसर्च करी, 2 साल लगाया 1865 तक रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करने में। उसके बाद आपका सन 1900 में, अर्थात मेंडल के मरने के 16 साल बाद, मेंडल 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। उसके 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल कॉलेंस, शेटमैक, मैंने आपको बताया था, और ये तीनों साइंटिस्ट, और ह्यूगो डिवरीज, ये तीनों साइंटिस्ट क्या करते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल के काम की पुनः उन्होंने कहा नहीं, मेंडल वाज राइट, मेंडल अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। इसके बाद बेटा अभी बहुत सारे ईयर्स होंगे, मैं उन ईयर की जो एनसीईआरटी ने इधर उधर 3-5 किया है वो ईयर बिल्कुल मैं मॉलिक्यूलर के लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 में मैं उनको पूरा एक फ्रेम में कर दूंगा ताकि आपको इजी हो चीजें समझने में। फील करना जेनेटिक्स को, फील तभी कर पाओगे जब तुम मेंडल के समय पर सिर्फ मेंडल वाली बात करो। जब आपका ह्यूगो डिवरीज आएंगे तो ह्यूगो डिवरीज वाली बातें करो, क्योंकि मेंडल इन सब बातों पे, सेल डिवीजन, वेल डिवीजन पे बातें नहीं कर सकते थे। मेंडल आपका डीएनए पीएनए ये सब नहीं जानते थे। लेकिन मजेदार बात, ये सब छोड़ो मेरे लाल, मजेदार बात तो ये थी, अगर मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से रिलेट करूं मेंडेलियन जेनेटिक्स को, तो 1869 में, ये वही वर्ष है जिस वर्ष आपके
मिर्जा गालिब की डेथ हुई थी और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इसी वर्ष एक बहुत गजब की चीज हुई थी, एक साइंटिस्ट था, नाम था फ्रेडरिक माइशर। इसके बारे में एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर में बात करती है, कहती है फ्रेडरिक माइशर नाम का एक बंदा था। इन्होंने कहा कि मैंने न्यूक्लियस के अंदर, अच्छे समझना, मैंने न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस की खोज करी है। मैंने कहा वो सब्सटेंस क्या है? इन्होंने कहा भैया ज्यादा नहीं पता, वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है और उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लिन। एक्चुअली में फ्रेडरिक माइशर जो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस खोजे थे, जो केमिकल खोजे थे, वो एक्चुअली में डीएनए था, लेकिन फ्रेडरिक माइशर ने उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन दिया था और कहा था ये एसिडिक सब्सटेंस है, तभी तो बोलते डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अर्थात एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है ना। तो आपका फ्रेडरिक माइशर 1869 में डीएनए की खोज तो कर दिए थे, लेकिन नाम न्यूक्लिन दिया। बाद में ज़ेकारिस आकर, ज़ेकारिस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ज़ेकारिस टर्म डीएनए वाज गिवन बाय ज़ेकारिस ने टर्म डीएनए दिया था, याद रखना। डीएनए की खोज किया था माइशर ने 1869 में और वहीं पर ज़ेकारिस ने डीएनए टर्म दिया था। अब अगर मैं अगली बात करूं तो गौर से सुनना, देखो 1865 में मेंडल का रिसर्च पेपर खत्म हो गया भैया, पब्लिश हो गया। लगभग उसी समय 4 साल का फर्क, क्या फर्क होता है भाई, 4 साल के फर्क पर माइशर ने डीएनए की खोज करी। मेंडल कहते थे मां बाप से बच्चों में कुछ जा रहा है, मेरी बात समझना, बिल्कुल जा रहा भैया, तभी मेरा चेहरा कुछ मम्मी से मिलता है, कुछ पापा से मिलता है। कहते मां बाप से बच्चों में कैरेक्टर को लेकर कुछ केमिकल जा रहे हैं, ठीक है। मैं उन केमिकल का सिद्धांत बता सकता हूं, मेंडल साहब कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा, मेंडल साहब कह रहे हैं मैं उन केमिकल्स का सिद्धांत बता सकता हूं कि मां बाप से बच्चों में कैसे जा रहा है, कब कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब कौन डोमिनेंट ट्रेट होगा, कौन रिसेसिव होगा। मैंने कहा मेंडल साहब वो केमिकल है कौन सा? मेंडल साहब का ये नहीं पता, लेकिन इत्तेफाक देखिए, अजीब विडंबना है समय की कि वो जेनेटिक मटेरियल हम सबको पता है, क्योंकि हम 2021 में जी रहे हैं, कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या था जिसको फ्रेडरिक माइशर ने न्यूक्लिन कहा था, दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए वो केमिकल है जो मां बाप अपने बच्चों को देते हैं और उसी पर सारे कैरेक्टर कोडेड होते हैं या बोल दो लिखे होते हैं। अब सोचो, दोनों लगभग एक समय की बात। मैंने माइशर से भी एक बार बात की, मैंने माइशर से कहा माइशर साहब ये बताएं कि आपने जो डीएनए खोजा है वो जेनेटिक मटेरियल है? ना, हमें नहीं पता भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। गौर से समझना, फील करना इस चीज को। माइशर ने कहा मैंने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस खोजा, मुझे उसका वर्क नहीं पता। और वर्क उसी समय मेंडल जिस जेनेटिक मटेरियल के पास होने का, मां बाप से बच्चों में जाने का सिद्धांत ढूंढ रहे थे, वो जेनेटिक मटेरियल खोजा जा चुका था, लेकिन माइशर को यह नहीं पता था कि ये वही चीज है जिसका मेंडल ने सिद्धांत दिया। ये बहुत देर में 1952 में हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो मां बाप से कैरेक्टर को लेकर बच्चों में जाता है। तो आइए, तो ओवरऑल लगभग देखा जाए, मैं कह रहा हूं 1952 में हर्शे और चेज ने, ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, हर्शे चेज ने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब मेरी बात समझना, सोचो 1865 में बातें चल रही हैं 1952 तक, अर्थात लगभग 100 साल लग गए ये जानने में कि वो जादुई मटेरियल क्या है। अब आइए, अगर हम वापस एनसीईआरटी पे अभी नहीं, वापस अगर हम यहां पर देखें तो बेटा हम सबको पता है, इधर देखना और अच्छे समझना मेरी बात को, कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ये आपके मोनोमर होते हैं, ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा न्यूक्लिक एसिड आपके कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। अब समझना, देखो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज सेकंड पैराग्राफ इस समय हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। अर्थात डीएनए और आरएनए ये दोनों आपके जेनेटिक मटेरियल हैं, अच्छे से समझिएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। अब मेरी बात समझना, डीएनए बेटा जितने भी मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट हो गए, एनिमेलिया हो गए, इन सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो गुरुजी बचा क्या? सभी तो आपने लिख डाले, सारे किंगडम तो लिख डाले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। अब कौन सा किंगडम बचा है? अब तो आपने सीधे सीधे कह दिया कि सबका जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए। लेकिन नहीं, अगर मैं बात करूं वायरस की, तो हाँ, वायरस में भी मोस्ट वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। एग्जांपल, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, नाम सुना होगा, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, एग्जांपल हो गया तुम्हारा जैसे एचआईवी वायरस हो गया। और ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं रिट्रोवायरस। क्या बोलते हैं? रिट्रोवायरस। गॉट इट। तो सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए,
अधिकतर वायरस का डीएनए, कुछ वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज और एचआईवी वायरस, इनका जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है, आरएनए। अब अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो बेटा डीएनए का तो चलो एक है काम है भैया, माँ बाप से बच्चों में, माँ बाप से कैरेक्टर को बच्चों में ले जाना, ये वही केमिकल है। लेकिन आरएनए का डायनेमिक रोल है, अर्थात पहला रोल तो यही है कि ये जेनेटिक मटेरियल है। कुछ वायरस, सम वायरस, ध्यान रखना, सम या मोस्ट, सम जेनेटिक मटेरियल है, पहला काम तो यही हो गया। दूसरा, अगर मैं दूसरा काम बोलूं तो आपको मैंने बायोमोलिक्यूल में रिवाइज कराया था कि अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन है, मोस्ट नॉट ऑल, क्योंकि कभी कभी आरएनए भी कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। अभी जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अर्थात एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, तो वहां पर आपका आरएनए जो होता है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, राइबोसोमल आरएनए, वहां पर वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो आरएनए आपका कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, और जब आरएनए का कैटलिस्ट की तरह काम करता है अर्थात एंजाइम की तरह काम करता है, ऐसे आरएनए को हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आरएनए का स्ट्रक्चरल रोल भी होता है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब सर क्या हुआ, आरएनए जो है संरचना भी बनाता है। सर किसकी, याद करो क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग रिवीजन किए थे राइबोसोम। राइबोसोम आपका दो चीजों से मिलकर बना था, एक था आपका आरएनए और दूसरा क्या था, प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन मिला दो आपस में, क्या बन जाएगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम में आरएनए क्या बना रहा है, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसका स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका आरएनए एडाप्टर की तरह भी काम करता है। एडाप्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, चलिए यहां पर अभी हम लोग जब आएगा टीआरएनए तब हम बताएंगे टीआरएनए कैसे एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो आरएनए के देखिए विभिन्न रोल है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल भी निभा रहा है। अर्थात आरएनए का एकाध फंक्शन है कि आरएनए का आपका डायनेमिक फंक्शन हुआ, तो इससे पता चल रहा है कि आरएनए के बहुत सारे काम है, तो आरएनए का डायनेमिक फंक्शन हुआ। हम सबको पता है बेटा कि डीएनए से आपका क्या बनता है, हमारा एमआरएनए। भैया एमआरएनए कहां है, बोलो सीधे बोलो, आरएनए बनता है। जब चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, अर्थात एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, कोई भी आरएनए होगा वो किससे बनेगा, डीएनए से। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए होता है आपका, ये क्या करता है, डीएनए से मैसेज लेकर आता है। तो मैं कह सकता हूं आरएनए आपका मैसेंजर की तरह भी काम कर रहा है। तो देखो डीएनए का तो सिर्फ एक ही रोल है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए के बतेरो रोल, एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ कैटलिस्ट, एज अ स्ट्रक्चरल, एज अ एडाप्टर, एज अ मैसेंजर। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी ने पेज नंबर 1 पे करी है, और पेज नंबर 1 में इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब आइए बातें करते हैं पेज नंबर 2 पर क्या क्या बातें होती हैं और क्या वहां से सवाल बन सकते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं पेज नंबर 2 की, तो पेज नंबर 2 पर जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार है। डीएनए की लंबाई, खुद सोचो डीएनए है क्या यार, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, है तो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर, ठीक है। अब भाई अगर आरएनए की बात करोगे तो राइबो न्यूक्लियोटाइड बोल दो, डीएनए की बात करोगे तो सिंपली न्यूक्लियोटाइड बोल दो, गॉट इट। अब वैसे सिंपली जनरली हम न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक बोलना होता है तब हम आरएनए के लिए बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इसलिए कहना क्योंकि हमारे संग संग बनाओगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्लास में इसकी हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कराई थी आपकी सीट पे आकर, याद होगा आपको, बस वैसे ही आपको फिर प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है। अब मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, देखो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक लंबी सी चेन बनेगी। अब वो डीएनए भी हो सकती है, आरएनए भी हो सकती है, वो अभी बात की बात है, कब कैसे डिसाइड होगा कि न्यूक्लियोटाइड की चेन डीएनए है या आरएनए। अब मेरी बात समझना, ये बताओ अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मेरे लाल, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की संख्या अगर ज्यादा है तो मेरा मानना है लेंथ ऑफ डीएनए भी आपकी क्या होगी, ज्यादा। स्वाभाविक सी बात है, जितने ज्यादा मोती जोड़ोगे उतनी लंबी माला होगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डीएनए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। अब एनसीईआरटी पर चलते हैं, कुछ डाटाज एनसीईआरटी देती है इधर 2nd पेज पर, यहां पर कुछ डाटा है जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक। अब देखो पहला डाटा है 5x174, अक्सर आप इसे पढ़ लेते हो 5 सॉरी अक्सर से पढ़ते हो 5x174 या 5 आपका आप पढ़ ले तो 5 into 174 ना, गलत, बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, 5x174। अगर इसमें हम बात करें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं, अच्छे सुनते जाना, अर्थात 5x174, जहां पर बैठे हो ना वहीं चिल्लाओ, और शर्म आए तो कॉपी बंद करो बैठ जाओ। जितने बड़े बेशरम होगे उतनी ज्यादा चीजें सीख जाओगे, सीखने के लिए कोई शर्म मत रखो, जहां बैठे हो वहीं चिल्लाओ। 5x174 5386, 786 नहीं, 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ध्यान रखना, बेस पेयर कर देगा एग्जाम में, गलत हो जाएगा। बेस पेयर का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के सामने एक न्यूक्लियोटाइड। अब वहीं पर अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज लैम्डा की, बैक्टीरियोफेज भी कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियोफेज एक ग्रुप है ना बेटा, तो अगर मैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो इसके पास 48,500 में 2 ज्यादा, अर्थात 48,000
502 बेस पेयर है, याद रखना न्यूक्लियोटाइड वाली बात एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ 5x174 के लिए करती है। इस चीरिया कोलाई की अगर बात करें तो 4 छक्का गुणा 10 रेज़ दी पावर छक्का अर्थात 4.6 इंटू 10 रेज़ दी पावर 6 बेस पेयर। ये इस चीरिया कोलाई के अंदर आपका के डीएनए में क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर। वहीं पर ह्यूमन डीएनए, बेटा ह्यूमन सबका काम बिगाड़ता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ह्यूमन का नेचर ही होता है अपनी बने ना बने दूसरे की जरूर बिगाड़ दो। तो बेटा त्रिक पॉइंट त्रिक अर्थात 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और 3 त्रिक का 9, 10 रेज़ दी पावर 9 बेस पेयर, खत्म। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इन सारी चीजों को व्हाइट बोर्ड पर ले जाऊं तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, इधर देखिएगा, सबसे पहले 5x174 5786 की 300 5386 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसके डीएनए में मौजूद होते हैं। अब बेटा इधर समझना, अगला है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, थोड़ा मैं राइटिंग में ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि यहां जरूरत नहीं है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज सर 48,500 में 2 ज्यादा या 3? 2, 48,000, 48,502, लेकिन यहां पर था बेस पेयर, अभी बताएंगे क्यों बेस पेयर लिखा है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपका था इस्चीरिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, जिसको हम लोग जेनेटिक्स में खूब यूज किए थे। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में बेटा 4.6 4 छक्का गुणा 10 रेज़ दी पावर छक्का बेस पेयर, याद आया। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो बेटा ह्यूमन की याद रखना, यहां पर हैप्लॉइड सेल की बात करें, डिप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड होगी तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया था ना, याद करो, बताया था सेट क्या होता है, फिर सेट से हैप्लॉइड डिफाइन किया था आपको। अच्छा, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सबका काम बिगाड़ता है, त्रिक पॉइंट त्रिक, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा गुणा 3 त्रिक का 9, 10 रेज़ दी पावर 9 बेस पेयर। अच्छा, अब बेटा सुनो, ये सारी चीजें देख लिया मैंने, अब एक बार हम आगे चलेंगे और आपको एक चीज सिखाएंगे। अगर डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है, मैं हमेशा कहता हूं डीएनए को उलझाओ नहीं, ठीक है, खोल के बनाओ, ज्यादा समझ में आएगा। डबल स्टैंडर्ड है और यहाँ पर एक एडेनिन है तो यहाँ पर सामने क्या होगा, थाइमीन, यहाँ थाइमीन है तो सामने एडेनिन होगा, यहाँ साइटोसिन तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन तो सामने साइटोसिन। अल्टीमेटली यहाँ पर एडेनिन थाइमीन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, आपका थाइमीन एडेनिन भी डबल, अरे बात वही हो गई यार, ठीक है। साइटोसिन ग्वानिन आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट नहीं, याद रखना, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एकदम स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो डॉटेड लाइन से ही दिखाओगे, वरना बॉन्ड गलत माने जाएंगे। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अच्छे से समझना। तो आपका ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये एक नाइट्रोजनस बेस, दोनों मिलकर एक बेस पेयर, ठीक, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर। तो जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए अर्थात 2 धागों वाले डीएनए की बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मेरा बच्चा आपके क्या पाए जाएंगे, बेस पेयर। गॉट इट सर, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अरे मेरे भाई 2 न्यूक्लियोटाइड जो आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड किए वही बेस पेयर बना रहे हैं, लेकिन आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेटर होता है कि हम न्यूक्लियोटाइड ना बोलकर बेस पेयर नाम लें कि हाँ भाई इतने बेस पेयर। तो सर अगर मान लो मुझे से पूछ लिया जाए कितने बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, अरे मेरे भाई 4 बेस पेयर है तो एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 4 में कितना, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, खेल खत्म। तो ओवरऑल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका क्या होता है बेटा, हम बेस पेयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, एक सेकंड, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इसका पहला लेक्चर और शुरू के 3 पेज ही बहुत जबराट है, जो हम सबको लगता है कि आसान है, पर अभी जब चारगाफ रूल पूछा जाता है ना तो हम में से मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि चारगाफ कोई सिंगल नहीं 2 रूल है, उसमें जो एनसीईआरटी की बात लिखी ना वो एक लाइन में एंड लगा के 2 रूल जोड़ देती है। तो देखिएगा, अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करूं, अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करूं तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आप बेस पेयर वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं, तो पेयरिंग किससे होगी? तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में आपका न्यूक्लियोटाइड शब्द यूज होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर सिर्फ आप न्यूक्लियोटाइड गिन रहे हो, इस केस में आप बेस पेयर गिनना शुरू कर देते हो। तो आइए अपने बैक पेज पर चलते हैं, इन सब में देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसका लग रहा है, हमें दिख रहा है 5x174 का। कैसे पता? क्योंकि यहां बेस पेयर शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल किया गया। 5700 नहीं 386 बेस। तो इसका मतलब इसे एक इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से कि इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूं तो बाकियों में बेस पेयर वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इन सबके पास 2 लाइन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। चलिए अब मैं आगे बातें करना शुरू करता हूं। यहां तक बातें क्लियर है? तो सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं मैं, जल्दी से सब लोग बताओ बेटा, क्योंकि शुरू के 3 पेज टाइम लेते हैं, ठीक है? जल्दी से कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे सिखाऊं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और उसका रियल कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है? कहीं से भी पानी निकालते हो, कहीं से भी ओएच निकालते हो, ऐसे थोड़ी होता है वे। पानी लाओ भैया जरा।
बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी। ओके गुड। चलिए फिर कमेंट सेक्शन ऑफ किया जाता है, वरना कोई रात बेरात पहुंच जाएगा अभी। आओ शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा फर्जी कमेंट मारने के लिए। आओ हम क्या कह रहे हैं, आइए अब हम लोग बातें करते हैं इसके आगे। बेटा बाजा बंद कर लियो अपने अपने, तुरंत का तुरंत इधर आइए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे। अब कॉपी पेन उठा लो, इसी समय के लिए हमने कॉपी पेन आपके लिए मंगाया था, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो, जैसा जैसा मैं चीजें बनाता जाऊं वैसा वैसा मेरे साथ बनाते जाओ। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर डीएनए बनता क्या है, रेसिपी टू फॉर्म डीएनए, अर्थात डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा या आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले मैंने कहा था कि मोतियों की माला है डीएनए और आरएनए, अर्थात डीएनए और आरएनए बहुत ही लंबे पॉलीमर है। हर एक मोती आपका क्या कहलाया था, न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहली चीज हम आपको ये रिवाइज कराएंगे बच्चे कि न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता कैसे है, और फिर इसके बाद क्या मेरे भाई, मैंने तुम्हें ईंटा बनाना सिखा दिया, 2 ईंटों को सीमेंट से चिपकाना सिखा दिया, अब चिपकाते जाओ ईंटा, व्हाट्स द प्रॉब्लम। आओ फिर अब न्यूक्लियोटाइड की बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड की तो अच्छे से समझिएगा, सभी लोग मेरे साथ साथ पेन चलाइएगा। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 चीजों के मिलने से बनता है। सबसे पहला आपका है पेंटोज शुगर। सर इसका मतलब, पेंटोज मतलब होता है 5, पेंटोज शुगर, और शुगर मतलब रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। अब पेंटोज शुगर की कहानी देखिएगा क्या है। सबसे पहले पेंटोज शुगर को डिटेल में देखेंगे। 5 कार्बन वाली शुगर, यहां ये आपकी 2 प्रकार की हो सकती है। अब इधर देखना, एक कहलाती आपकी राइबोज शुगर और अगली कहलाती आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर, या पूरा नाम लेना 2-डीऑक्सीराइबोज बोल दो। क्यों बोला अभी बता रहे हैं, इधर देखो। अब बेटा राइबोज शुगर अगर आपको बनानी है, क्या बोला, अगर राइबोज शुगर आपको बनानी है तो आप सबसे पहला काम करिए कि एक रिंग के अंदर, सबसे पहला काम, एक ऑक्सीजन रखिए, रिंग के अंदर 4 कार्बन रखिए और एक कार्बन रिंग के बाहर, दैट्स इट। अर्थात एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, एक कार्बन रिंग के बाहर। और अब सब पे आप क्या लगा दो, OH। यहां पर लगाया OH, यहां पर लगाया OH, यहां पर लगाया OH, ठीक है। चौथे कार्बन पे OH नहीं लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। और यहां बचा है तो यहां पर लिख दो भैया CH2OH, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर लो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, एक कार्बन रिंग के बाहर, बन गया 5 कार्बन की शुगर। अब अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो मैं नंबरिंग कर सकता हूं, नंबरिंग 1 2 3 4 5। सर हमें भी बताइए आपने 1 यहीं से क्यों शुरू किया। बेटा आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नॉमेनक्लेचर, सॉरी नेमिंग या नॉमेनक्लेचर, कुछ भी बोल लो, नेमिंग या नॉमेनक्लेचर, या बोल दीजिए सिंपली नंबरिंग, आपके सिलेबस में नहीं, आप होमोसाइक्लिक की करते हो। अब आप नेप्थलीन कर लोगे, आप जो है पढ़ते नहीं बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बस वहीं तक आप नेमिंग पढ़ते हो। अब तो बाईसाइक्लो भी कम पूछता है। तो अब क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होती है आप मत जानिए, आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिंपली जानिए कि राइबोज शुगर मेरे को बनाना है, एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर, एक ऑक्सीजन 4, ऐसे बोलो मेरे साथ बोलो, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन रिंग के अंदर, एक कार्बन रिंग के बाहर, और सब पे मारो OH 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 OH। अब यहाँ पर CH2OH ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए, ठीक है। कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ हो गया, किधर हो गया, ठीक है। अच्छा अब बेटा चौथे कार्बन पर OH नहीं होगा। अब इधर देखो मेरे हाथ को, सेम डायग्राम, मतलब मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा, सेम डायग्राम मैंने उठाया, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोज बनाने वाला हूं, कट कॉपी एंड पेस्ट। इधर देखिएगा, अब यहां क्या होने वाला है समझना। राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पर, क्या बोला, राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पर, राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पर ये जो ऑक्सीजन लगी है, इस ऑक्सीजन को मैंने किया डिलीट, अर्थात 2-डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन से, डी मतलब रिमूवल, डिफिसिकेशन, फीकल मैटर का रिमूवल, अर्थात दूसरे कार्बन से आपने ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव कर दिया, और शुगर बन गई 2-डीऑक्सीराइबोज, खत्म। आइए अब अगर मैं दोनों का, अगर मैं ये लिखना चाहूं कि दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, तो राइबोज का बन जाएगा बेटा, कार्बन कितने हो गए 5, 4 रिंग के अंदर, एक रिंग के बाहर, आपकी 10 हाइड्रोजन हो गई और 5 आपकी क्या हो गई ऑक्सीजन। अरे भाई 4 OH वाली ऑक्सीजन, एक आपकी ये रिंग के अंदर वाली ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 4।
5 सॉरी। अब बेटा यहां पर आपने क्या किया, 2 डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन से आपने ऑक्सीजन हटाया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस इससे एक ऑक्सीजन कम करनी है क्योंकि सेम ही तो स्ट्रक्चर था। तो यहां पर मैं इसका जगह नहीं है, जगह नहीं, यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं C5H10O4 हो गया, बस एक ऑक्सीजन रिमूव की, कहां से, सेकंड पोजीशन से। तो ये हमने बना लिया आपका राइबोज। आइए अब हमने क्या किया, पेंटोज शुगर हो गया। अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूं इसे सुनना, अगली चीज जो होती है वो है फॉस्फोरिक एसिड अर्थात H3PO4। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो फॉस्फोरस हम सबको पता है बेटा, इसकी जो है मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है। H3PO4 एक मैंने क्या लगाया बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 3 लगा दिए OH। अच्छा अब इधर देखते जाना, तो ये क्या हो गया, H3PO4, गॉट इट, फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर मैं इसके बाद आखिरी चीज की बात करूं, तो आखिरी जो आपका थोड़ा सा वक्त लेगी क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है, आखिरी आता है आपका नाइट्रोजिनस बेस। अर्थात नाइट्रोजिनस बेस की क्या कहानी है समझना अच्छे से। भाई कई लोग कहते हैं बेटा, मैं कहूं व्हाट इज नाइट्रोजिनस बेस, कहते हैं भैया प्यूरिन पिरिमिडीन आर नाइट्रोजिनस बेस, या बोल देंगे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल आर नाइट्रोजिनस बेस। ना, गलत, दे आर एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। मैं पूछूं इंसान कौन है, तुमको साहिल तो नहीं, तो तुमने डेफिनेशन तो तुमने एग्जांपल दिया है ना, तो बेटा एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन क्या है, एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज बेसिक इन नेचर। क्या बोला, एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई बेस इज नोन एज नाइट्रोजिनस बेस। सिंपल, कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो बेसिक नेचर का होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस आपके अच्छे से देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है प्यूरीन और दूसरा कहलाता है पिरिमिडीन, जो यहां पर इस्तेमाल होंगे, बाकी होते बहुत प्रकार के हैं। अब मैं पूछूं बेटा, मेरी आदत है पहले पिरिमिडीन लिखने की, कुछ वजह है अभी पता चल जाएगी, इधर देखो, उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्यूरीन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर, मैं पूछूंगा बेटा प्यूरीन क्या होता है, कहेंगे सर एडेनिन है प्यूरीन। तो यार ये बेवकूफी वाला आंसर है कि एडेनिन प्यूरीन है, या अगर मैं बोलूं एडेनिन के संग संग अगर मैं बोलूं आपसे कि ग्वानिन प्यूरीन है, तो बेटा ये क्या दे रहे हो, एग्जांपल ही तो दे रहे हो। लेकिन मैंने एग्जांपल थोड़ी पूछा है तुमसे, मैंने पूछा व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिख दे भैया, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजनस बेस। अब प्यूरीन और पिरिमिडीन की क्या कहानी समझना, ये एग्जांपल मत दो मुझे एक्चुअल डेफिनेशन दो। अब प्यूरीन और पिरिमिडीन समझने के लिए हम चलेंगे वापस अपनी एनसीईआरटी पर, लेकिन अब पहुंचेंगे केमिस्ट्री एनसीईआरटी पर। इधर देखिएगा और समझिएगा। अच्छा इधर देखना, ये जूम, अरे वाह मजा आ गया, इधर आओ। राइबोस देखो, ठीक है, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर, OH 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 OH, चौथे पे कोई OH नहीं, ठीक है। इधर सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया तो आपका क्या हो गया, 2 डीऑक्सी राइबोस। आगे बढ़िए, आ गया भैया हमारा नाइट्रोजनस बेस। इधर देखिएगा और समझिएगा मेरी बात। पहले मैंने क्या पढ़ाने को बोला है, पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, अरे बाप, अरे हाँ, पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पिरिमिडीन, गॉट इट। अब एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम जल्दी से ओपन कर लो, जल्दी से ओपन कर लो, जल्दी से ओपन करो, कर लिया। चलिए बेटा, पिरिमिडीन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अच्छे से देखना, अच्छे से देखिएगा वरना आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। पिरिमिडीन आपको मोनोसाइक्लिक लग रही है या बाईसाइक्लिक, तो पिरिमिडीन मुझे मोनोसाइक्लिक साफ साफ दिखाई दे रही है, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं पिरिमिडीन, अर्थात ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के तौर पर बेटा, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, गॉट इट। अर्थात जनरल स्ट्रक्चर क्या है आपका, वैसे ही पिरिमिडीन का ये है। रूल क्या है भैया कि पिरिमिडीन आपका हेटेरोसाइक्लिक होगा, अर्थात कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा, दूसरा एटम क्या है, नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन होगी और 4 कार्बन होंगे, 2 नाइट्रोजन होगी रिंग के अंदर और 4 कार्बन होंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 नाइट्रोजन और कॉमा 4 कार्बन होंगे। मैंने कहा था हेटेरोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर आपके यहां नहीं है, ठीक है, अर्थात नंबरिंग मैं आपको कर दे रहा हूं, आप भी वही नंबरिंग कर लो, मेरे संग संग कर लो, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि नहीं सर हमें नंबरिंग सिखाओ, नंबरिंग आपके यहां नहीं है। इसे नंबर 1 दीजिए, इसे नंबर 2 दीजिए, इसे नंबर 3 दीजिए, इसे नंबर 4 दीजिए, इसे नंबर 5 दीजिए, इसे नंबर 6 दीजिए। तो बेटा नाइट्रोजन की पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए कि भैया पिरिमिडीन में नाइट्रोजन की लोकेशन क्या है, तो नाइट्रोजन की लोकेशन आपकी पहला और तीसरा कार्बन है, पहला और तीसरा कार्बन। तो मैं कह सकता हूं पिरिमिडीन आपकी हेटेरोसाइक्लिक है, 2 नाइट्रोजन होगी, 4 कार्बन होगी, नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3 है,
ठीक है। और संग में मैं बोलूंगा हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ, या मैं और अच्छा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं हेट्रोमोनोसाइक्लिक, क्यों 4 पॉइंट बढ़ाएं। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं कि क्या साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, क्या ये पिरिमिडीन है? मुझे क्या पता पिरिमिडीन है या नहीं है, मैं मिलाकर देखता हूं। अगर फॉर्मूला मैच कर गया, क्या होना चाहिए? हेट्रोमोनोसाइक्लिक, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3। आइए देखते हैं, सबसे पहले साइटोसिन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर। ठीक है, आपके टोटल क्या हो गए बेटा? इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसे डिलीट कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बातें करते हैं। ठीक है, कर लिया? अब दिखाता हूं मैं आपको जूम करके। क्या था? 2 नाइट्रोजन, ये है आपका साइटोसिन। मुझे चेक करना है कि साइटोसिन आपका पिरिमिडीन है या नहीं। तो 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, बिल्कुल सेटिस्फाई। मोनो हेट्रोसाइक्लिक, बिल्कुल सही बात है। रिंग के बाहर की बात नहीं की जाती, रिंग के अंदर की बात की जाती नाइट्रोजन की, ध्यान रखना। पोजीशन 1 और 3, दैट इज साइटोसिन। फिक्स हो गया कि साइटोसिन आपका क्या हुआ? पिरिमिडीन है। स्ट्रक्चर मैच कर रहा, जनरल स्ट्रक्चर। थाइमीन चेक करते हैं। थाइमीन अगर मैं चेक करूं तो आपका 2 नाइट्रोजन, पहले तो हेट्रोमोनोसाइक्लिक है। 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, हेट्रोमोनोसाइक्लिक है। और अगर नंबरिंग करें 1 2 3, इसका मतलब नाइट्रोजन की पोजीशन भी सही है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ? पिरिमिडीन। यूरेसिल चेक करते हैं। यूरेसिल, खैर यूरेसिल थाइमीन में कोई खास फर्क नहीं है। चलो, 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, आपका हेट्रोमोनोसाइक्लिक, दैट इज यूरेसिल भी आपका क्या हुआ? पिरिमिडीन। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, इधर इधर, हाँ, थाइमीन और यूरेसिल को गौर से देखिएगा। ठीक है, थाइमीन और यूरेसिल को। थाइमीन की मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। वैसे यहां पर भी 1 2, नंबरिंग आपको सीखनी नहीं, वहीं से क्यों शुरू हो रही? 6। गौर से देखिए, अगर आपको थाइमीन से, समझिएगा, यूरेसिल से थाइमीन बनाना है। क्या बनाना है? यूरेसिल से थाइमीन बनाना है। तो आपको क्या करना है? 5वें कार्बन पर आपको हाइड्रोजन हटाकर यहां पर क्या लगाना है? मैथिल लगाना है। और देखो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा सेम, बाकी पूरा आइटम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? थाइमीन को मैं बोल सकता हूं 5 मैथिल यूरेसिल। गॉट इट? इसीलिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी खुलवाई थी। तुम्हें क्या लगा? ये बायोलॉजी में लिखा हुआ, यहां तुम्हें साफ साफ दिख रहा है और तुम्हें फील हो जा रहा है। तो 5 मैथिल यूरेसिल आपका क्या बन जाएगा? थाइमीन। चलिए, तो यहां पर हम लोग सीख लिए पिरिमिडीन की क्या कहानी है। अब बात करते हैं प्यूरीन की क्या कहानी है। कुछ नहीं, इधर देखो, 1 मिनट में प्यूरीन निपटा देंगे। इधर देखो और अच्छे समझना। सबसे पहले अगर आपको पिरिमिडीन तो आप सीख लिए, प्यूरीन बनाना है, कुछ ना करो, पहला काम करो, उसी रिंग को बना दो। ठीक है, कौन वाली? प्यूरीन बनाने के लिए पहला काम है आप पिरिमिडीन बनाओ। प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, अभी पूरा लिख रहे हैं, रुक जाओ। पिरिमिडीन, तभी पिरिमिडीन पहले बताया था। अब पिरिमिडीन में क्या है बेटा? 4 कार्बन रिंग के अंदर, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर। यही तो थी कहानी, याद आया? यही कहानी थी ना। और अब यहां पर बॉन्ड्स बना दो। ठीक हो गया। चलो, ये रिंग कौन सी हो गई आपकी? पिरिमिडीन। ठीक, अब मुझे प्यूरीन बनाना है। प्यूरीन बनाना है तो कुछ मत करिए, सिर्फ एक रिंग जोड़ दीजिए इसके साथ। वो रिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं ऐसे नाम ले रहा हूं। उस रिंग को बोलते हैं आइमिडाजोल। क्या बोलते हैं? आइमिडाजोल। अर्थात 5 कार्बन की रिंग होती है और इसमें आपकी एक होती है, वाह स्पेस मिल गया हमें, एक होती है आपकी नाइट्रोजन, अर्थात सॉरी 2 होती है नाइट्रोजन। ठीक, 2 नाइट्रोजन होती है और इस रिंग में 5 कार्बन होते हैं। इसी रिंग को बोलते हैं आइमिडाजोल। बस खत्म। मतलब आइमिडाजोल प्लस पिरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरीन। खत्म। आइए, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेटा अब फिर प्यूरीन है क्या? प्यूरीन आपकी, जैसे पिरिमिडीन आपकी मोनोसाइक्लिक थी, तो प्यूरीन आपकी क्या हो गई? बाईसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक दिख रही है मुझे, तो बाई हेट्रोसाइक्लिक। ओवरऑल अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन गिनना शुरू करूं तो आपके टोटल 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन होते हैं। और अगर कार्बन गिने तो हमारे टोटल 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ठीक है, तो प्यूरीन कैसे डिफाइन होगी? 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन, हेट्रो बाईसाइक्लिक रिंग। और इसके साथ साथ अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो बेटा नंबरिंग इसकी, मैंने कहा था आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नंबरिंग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन पूछी गई है।
1 2 3, नंबरिंग देखो तरीका क्या है, 4 5 6। अब आएंगे आप इधर, ठीक है, जब आप इधर आएंगे तो 7 8 और 9, तो आपकी नाइट्रोजन को नंबरिंग क्या मिली, 1 3, 1 और 3 तो पिरिमिडीन को मिली ही थी, बस यहां पर 7 और 9 और मिल गई, तो नाइट्रोजन की पोजीशन 1 3 7 और 9। चलिए आइए देखते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन, ये आपके प्यूरिन, इसको पहले स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी करिए जल्दी, फिर मैं दिखाता हूं आपको। हो गया, चलिए आइए देखते हैं कि एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। क्या भैया तुम दोनों मुझे सेटिस्फाई करते हो कि मैं तुम्हें प्यूरिन कहूं कि पिरिमिडीन कहूं? बाईसाइक्लिक है मतलब पिरिमिडीन तो नहीं है, पिरिमिडीन के साथ जुड़ गई है आइमिडाजोल, ठीक है। नाइट्रोजन देखें भैया कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 रिंग के बाहर नहीं बात करना मुझसे, हाँ 4 नाइट्रोजन है, ठीक है भैया। अगला कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, 5, इसका मतलब है 100% ये आपकी हो गई प्यूरिन, क्लियर है। आइमिडाजोल प्लस पिरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरिन, तो एडेनिन हो गया आपका प्यूरिन। इधर आइए ग्वानिन, इतने कॉन्सेप्चुअली देख लोगे ना, कुछ याद नहीं करना होता फिर आपकी। टोटल यहां पर भी आपके क्या हो गए, 4 आपके नाइट्रोजन, 1 3 7 9, 5 आपके कार्बन, बाई हेट्रोसाइक्लिक, दैट इज ये भी हो गया आपका प्यूरिन। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो एडेनिन ग्वानिन आर प्यूरिन, वहीं पर आपका साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल ये आपके क्या हो गए, पिरिमिडीन। तो यहां तक बातें हमारी क्लियर। अब हम चलेंगे वापस अपने व्हाइट पेज पर। तो बेटा पिरिमिडीन आपके कौन कौन थे, पिरिमिडीन आपका हो गया, पिरिमिडीन साइटोसिन थाइमीन और यूरेसिल, और वहीं पर प्यूरिन क्या था, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। इधर अब मेरी बात समझिएगा, आगे क्या कहानी है। अब बेटा समझना, हम सबको पता है कि ओ हो, इधर एक स्क्रीनशॉट पूरे का मारो यार, ठीक है, प्यारी चीज है। चलो मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम सबको पता है कि एडेनिन आपका थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। मैंने क्लास में से दिखाया भी था आपको, एक पेज बांटा था जिसमें मैं कह रहा था देखो क्यों बना रहा डबल ट्रिपल, क्यों नहीं बना पा रहा है। खैर अब वो नहीं जानिए आप। ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी अंग्रेजी में तीसरे नंबर पे आता है, तो याद रखना इससे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाइए याद रखिए डॉटेड लाइन रखिएगा, स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। तो एडेनिन थाइमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए अब यहां पर मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। अब हम इन तीनों को जोड़कर, किन्हें किन्हें जोड़कर, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को जोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। चलिए आइए, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पहला काम सुनो, जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मैं क्या कहता हूं, जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और पूरे बायोमोलिक्यूल में, मैंने आपको यही बोला कि जब भी कुछ जोड़ना पानी निकालना और कुछ तोड़ना तो पानी डालना, गॉट इट। अब बेटा पानी तो डालोगे निकालोगे वो ठीक है, लेकिन पानी में दो चीजें हैं, एक OH और एक H और है। अब किससे OH लोगे किससे H लोगे, यहां पर यही तुम फंस जाते हो। देखो याद रखना, जब भी, क्या बोला, जब भी तुम, हाँ जब भी तुम OH निकालोगे, क्या बोला, जब भी तुम OH निकालोगे हमेशा और हमेशा तुम्हें शुगर से निकालना है, समझ में आया। OH जब भी, भाई कोई चीज जोड़ोगे अगर शुगर से, अबे अमीनो एसिड जोड़ा था तो भी तो पानी निकला था, तो जब भी कोई चीज जोड़ोगे पानी निकलेगा। पानी में दो चीजें हैं, OH और H, अरे H2O है ना पूरा नाम। तो OH जब भी निकालोगे तो पेंटोज शुगर से निकालोगे, बात भूलना मत, ध्यान रखना इस बात को। अब इधर सुनो हमारी बात, बच्चों फोकस करना मेरे साथ, सबसे पहले पेंटोज शुगर बनाओ। चलो, एक कार्बन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन रिंग के अंदर, एक कार्बन रिंग के बाहर। अब बेटा सब पर क्या लगा दे, OH। अगर राइबोस है, आरएनए बनाना है, डीएनए बनाना है, डीऑक्सी राइबोस है, OH। चौथे कार्बन पे कोई OH नहीं,
फिर यहां पर भी OH। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, अभी बाद में तुम्हें खुद समझ में आएगा ऐसे क्यों लिखा, लिखना आसान पड़ता है जब बॉन्डिंग करेंगे। अब मैंने पेंटोज शुगर से मैं जोड़ने जा रहा हूं नाइट्रोजनस बेस। चलिए नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 एंड 5 एंड अमेरिकन। इधर आओ, मैं क्या कह रहा हूं, 5, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस लिख ले भैया, लिख ले, इसको लिख ले, खोपड़ी में, हाथ में, पांव पे, कहीं लिख लो, दिमाग में रखो। नाइट्रोजनस बेस, देखो देखो पूरी बात सुनो, जब भी कुछ जोड़ोगे, चाहे नाइट्रोजनस बेस जोड़ो चाहे फॉस्फोरिक एसिड जोड़ो, जब भी कुछ जोड़ोगे हमेशा पेंटोज शुगर से जोड़ोगे। क्या बोला, गौर से सुनो, जब भी कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे पेंटोज शुगर से ही जोड़ेंगे। OH निकालेंगे पेंटोज शुगर से ही निकालेंगे। अब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे जोड़ता है। 3 बातें दिमाग में है। पहला, जब भी कुछ जोड़ेंगे पेंटोज शुगर से जोड़ेंगे। अब चाहे DNA बना रहे हो तो हाइड्रोजन लगाओ, RNA बना रहे हो तो OH लगाओ, ठीक है। तो जब भी आप कुछ जोड़ेंगे पेंटोज शुगर से जोड़ेंगे, जब भी पानी निकालेंगे तो OH पेंटोज शुगर का निकालेंगे। और तीसरी बात, जब भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ोगे हमेशा और हमेशा पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर मैंने नाइट्रोजनस बेस बनाया, एक N लिख दे रहा हूं, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, तो NH लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप इधर देख लो ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देखो सबके पास NH है, NH NH NH, और देखो इधर आओ, कहां गए, ज्यादा मत जाओ, NH NH NH, ठीक है। तो NH तो भैया सबके पास है, कंफर्म हो गया, कितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं। और यहां पर मैंने रिंग बना दी। अब भैया प्यूरिन मानना हो बाइसाइक्लिक रिंग मान लो, ये, और पिरिमिडिन मानना है मोनोसाइक्लिक मान लो। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन में जुड़ेगा, जब भी कुछ जुड़ेगा पानी निकलेगा, पानी में अगर OH निकालेंगे शुगर से निकालेंगे। आओ भैया, शुगर से क्या ले लिया, OH, तो इधर से क्या ले लिया, H, और अल्टीमेटली यहां रिलीज क्या हुआ, आज ब्लू है, पानी 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 एंड पानी, क्या निकला, पानी, वाटर मॉलिक्यूल। और अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे N, बिकॉज यहां पर क्या है, नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, यहां पर शुगर है तो ग्लाइको वर्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को आपस में जोड़ दिया है। बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इधर आपका कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, पहला कार्बन यूज हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगले पेज पर मैं लिखूंगा नाइट्रोजनस बेस। बेटा आराम से इसको सुनना, क्योंकि यहां तुम बहुत गलती कर देते हो, बहुत गलती, क्योंकि ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता, कब क्या कहां कैसे होगा, इतनी कॉन्फिडेंटली कभी क्लियर ही नहीं होता तुम्हें। इसलिए बेटा मैं खूब अच्छे से बता दे रहा हूं तुम्हें। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड। इसीलिए हर एक चीज बारीकी से बता दे रहे हैं। इधर देखना, और जब पूरा पढ़ लोगे ना तुम, जब पूरा रिवाइज कर लोगे, तुम खुद कहोगे कि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर कंसेप्चुअली हमारी वीक थी। सही, आपने क्यों ऐसा कर लिया बताता हूँ, रुक जाओ। हम्म 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 साथ में लिखते जाओ बेटा, चैप्टर बड़ा है और शुरू के ही पेज बहुत लेंदी है, ठीक, ठीक है, चलो लिख दिया हमने। अब इसे जघन्य आलस का नाम दिया जाता है शास्त्रों में। मतलब एरो और प्लस लगाने का आलस है बस। इधर आइएगा, तो नाइट्रोजनस बेस हमें कौन कौन से पता है भैया, इधर एडेनिन ग्वानिन, ये तो हो गए आपके प्यूरिन, ठीक। ये दोनों किसकी बात हो रही है, प्यूरिन की। यहां ना लिखे, कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे, यहां लिख दे रहे हैं, ये तो प्यूरिन की बात हो रही है। साइटोसिन, थाइमीन, और एक और कॉपी मार ले,
अरे लिख दो सर, इतना मत करो। नहीं नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जाओ। हाँ 5 मेथिल यूरेसिल थाइमीन है, ध्यान रखना, क्योंकि पांचवें उस पर हमने पांचवी पोजीशन से क्या क्या लगा दिया था, मेथिल लगा दिया था यूरेसिल के, और बन गया था थाइमीन। चलो, और ये बचे हुए तीनों बेटा क्या हो गए आपके, पिरिमिडीन। ठीक, अभी और तुम्हें मजा आएगा, अभी तुम्हें एक चीज पकड़वाते हैं। इधर देखो, इधर इधर, और अच्छे से समझना। प्यूरिन की स्पेलिंग अब मैं चेंज करूंगा, लिखने का तरीका। अब आएगा असली मजा। इधर आओ, प्यूरीन। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, बता रहा हूं, पिरिमिडीन भी चेंज करूंगा, पिरिमिडीन। सर ऐसा क्यों लिखा, बता रहा हूं। एडेनिन और पेंटोज शुगर जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एडिनोसिन। अब बेटा देखो, अंत में क्या आ रहा है, इन, नोटिस करो, अंत में क्या आ रहा है, इन। ठीक, ग्वानिन और पेंटोज शुगर, तो प्यूरिन का अंत में क्या ले लिया, इन, तो ग्वानोसिन। लेकिन जब पिरिमिडीन्स की बात करते हैं तो इन इसमें यूज हो गया, तो इसका इसमें डी भी ले लेते हैं, तो इसमें डीन डीन यूज हो जाता है। जैसे साइटोसिन जोड़ा तो साइटीडीन, डीन डी आई नहीं आ गया। थाइमीन जोड़ा तो थाइमिडीन, यूरेसिल जोड़ा तो यूरिडीन। ठीक है, चलिए आइए अब आगे हम बात करते हैं, अब आगे कुछ जोड़ते हैं। यहां तक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए। अब हम लोग जोड़ेंगे फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया कि कहां पर इन यूज होगा, कहां पर डीन। प्यूरिन के अगर न्यूक्लियोसाइड बनाओगे इन यूज करोगे, प्यूरिन, और पिरिमिडीन के अगर न्यूक्लियोसाइड बनाओगे तो डीन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं वापस चलूंगा अपने पेज पर, अब मैं इसी में जोड़ूंगा फॉस्फोरिक एसिड। अब तुम्हें पता चलेगा जानबूझ के मैंने CS2OH इधर क्यों लिखा था। ठीक है, आओ बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, मुझे स्ट्रक्चर बनवाइएगा। P डबल बॉन्ड हो, कोशिश करना इधर रखो। सर मैं उधर रख दूं तो, हाँ इधर उधर रख लो, चल जाएगा, कोशिश करो इधर रखो, वरना जब दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे ना तब दिक्कत आ जाएगी। आइए फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं, OH OH, समझ में आया। H3PO4 जोड़ो न्यूक्लियोसाइड में, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस ऑलरेडी जोड़ दिए थे, अब इसमें हम लोग फॉस्फोरिक एसिड जोड़ रहे हैं। जब भी कुछ भी जोड़ोगे पानी निकलेगा, और पानी निकालने के लिए किसी से H लोगे, किसी से OH लोगे, तो OH यहां पर किससे लोगे, हमेशा शुगर से, तो शुगर से उठाई OH, फॉस्फोरिक से उठाई H, और जोड़ो और निकालो पानी। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है इतनी क्लैरिटी से आपको ये नहीं आइडिया रहा होगा, उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा, और हुआ ऑलरेडी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर अहो भाग्य आपके। इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, गलती कर जाते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बोल के, गलत। एक ही ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है भाई साहब, एक ही ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है, तो ये होगा आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फोकस करना, डाई ईस्टर तब जब आपका दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे, गॉट इट। तो फॉस्फो डाई, ओ सॉरी, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब इधर देखना, क्योंकि एक ही ईस्टर बॉन्ड है, तो मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोसाइड में जब आपका फॉस्फोरिक, याद रख भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो फॉस्फो डाइस्टर तुम्हारे फ्लो में आ गया ना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तब एक और ईस्टर ऊपर बनेगा, तब वो कहलाएगा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन से जुड़ा, और आपका फॉस्फोरिक एसिड पांचवें कार्बन से जुड़ा। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। चलिए वापस चलते हैं और आगे करते हैं। न्यूक्लियोसाइड में मुझे क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, न्यूक्लियोसाइड में मुझे जोड़ना है H3PO4 अर्थात फॉस्फोरिक एसिड। और दोबारा यहां पर जघन्य आलस दिखाते हुए आपके सर, और ले कॉपी, ले कॉपी,
मजा आ जाए अगर ऐसे कॉपी किताब में सिस्टम आ जाए। अरे बाप रे बाप, तब तो हम पूरे दिन पढ़े, बोर ही ना हो। लिखते 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 गांठ बन गई है हाथों पे। तो अब यही कट कॉपी पेस्ट बड़ा मजा आता है खेलने में। तो बेटा यहां पर आपका न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 जोड़ना है, ठीक है, और यहां पर हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इधर साइड और टाइड का भी भूल जाओ, कौन पहले बनेगा बेटा, एस पहले आता है, टी बाद में आता है, TQRST, तो टाइड बाद में बनेगा। वैसे ही भूलने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार धोखा हो जाता है, किसी से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये व्यवस्था सही है, धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा हूं इन सब चीजों में, घसीट लाया उसको यहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। बेटा याद रखना, जब भी न्यूक्लियोटाइड लिखोगे तो किसी का भी न्यूक्लियोटाइड लिखो, क्या बोला, किसी का भी न्यूक्लियोटाइड लिखो, अंत में उसके नाम में लगा दो लिक एसिड। क्या बोला, लिक एसिड। बस हो गया बाबूजी, हो गया, खत्म। लिक एसिड लगा दो, बस खेल खत्म। एडिनोसिन, क्या बोला, एडिनोसिन में H3PO4 जोड़ा, कुछ नहीं, एडिनो पता नहीं, गुआनोसिन में जोड़ा H3PO और गुआनो पता नहीं, ठीक है इधर। हाँ, साइटिडीन में जोड़ा H3PO4, साइटी पता नहीं, साइटिडी कुछ होगा। थाइमिडीन में जोड़ा, थाइमिडी पता नहीं। यूरिडीन में जोड़ा, यूरिडी पता नहीं। और दोबारा जगह नालेज दिखाते हुए यहां पर आपके सर, और यहां से उठा, अरे नहीं बाबूजी तुम नहीं, ये उठा, अब लेट दनी दन चालू, आ जाओ बेटा तुम वापस। हाँ, ग्वानुलिक एसिड, वाई लगा देना, फर्क ना पड़ता इतना। साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, सर आप तो अत्ता मचा दिया आलस की। तो ये हो गया बेटा हमारे न्यूक्लियोटाइड। इतनी बातें सबको क्लियर, तुम नीचे आ जाओ मुन्ना। चलो अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से छाप लेंगे, पूरे बोर्ड पे आ जाना, भोकाल बन जाएगा एकदम। शाबाश। चलो इसका मारिए एक स्क्रीनशॉट जरा, जब साहबे बैठे हैं गाड़ी में। चलिए हो गया, इसकी आप लोग एक बार तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, एक स्क्रीनशॉट कीजिए और तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। वाई लगा देना यार यहां पर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडेनिलिक एसिड पूरा लिख लो। चलिए ठीक है, मतलब डी के बाद वाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे खास, ठीक है। चलो इसको तुरंत का तुरंत करो, फिर मैं और अच्छी अच्छी चीज सिखाता हूं। अब 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का नंबर आया। सभी लोग एक काम करेंगे, इसे बिल्कुल स्पीड में बनाएंगे। याद रखना, प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड में ईन आएगा, पिरिमिडीन में डीन आएगा, और उधर लिख 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 लिख। और इस डायग्राम को कम से कम 5 बार बनाइए। क्लास में तो खैर 25 बार बनवा दिया था, बस यहां 5 ही बार बना लीजिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अब 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का समय आया है। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। OH जब भी लेंगे पानी से लेंगे, शुगर से, बिल्कुल सही। पानी से कहां से लेगा बे, पानी से तो पानी बनाएगा। माता जी का कॉल इतनी रात में, कॉल करें जरा बेटा, इसको जरा 5 बार ड्रॉ करिएगा।
तुरंत 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 इतने टाइम में बन गया होगा, राइट। चलिए आइए बच्चों, ये क्या आ गया, आइए वॉइस आ रही है, एक बार चेक करना। वॉइस आ रही, आइए न्यूक्लियोटाइड बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। क्या बोला, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो सबसे पहला काम एक न्यूक्लियोटाइड बनाइए, सबसे पहला काम पेंटोज शुगर बनाइए, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर, और अब लगाना शुरू करिए OH। राइबोज है तो OH, डिऑक्सी राइबोज है तो H, आपका यहां पर भी OH, चौथे पर OH नहीं, यहां पर भी क्या हो गया OH। पहले कार्बन से आपका क्या जुड़ेगा, पहले कार्बन से आपका नाइट्रोजनस, सीधे बना दे रहा हूं, ठीक है। पहले कार्बन से आपका क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। 5वें कार्बन से आपका जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड। मैंने ऐसे बनाने को कहा था, सीधे बना रहा हूं इधर। ये हो गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ऊपर और लगाया OH, यहां पर डबल बॉन्ड हो। ये बन गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। नंबरिंग कर दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़े देखो मजा आएगा। नहीं भैया आराम से, टन 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 टन। तुम लोग 2 बार बनाओ, मेरे में तो हो गया कट कॉपी एंड पेस्ट। मेरे 2 न्यूक्लियोटाइड तैयार है। इधर देखना, जब भी 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे आप, अच्छे से सुनिएगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, इसी रिदम में बोलिएगा। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन इस्तेमाल होगा। नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन से, फॉस्फोरिक एसिड 5वें कार्बन से। 2 न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। अब बेटा 5वें कार्बन पर क्या लगा है आपका, OH लगा है। इधर देखिएगा, अरे बड़ा प्यार से बिटना, हाँ OH लगा है। अब बेटा मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कुछ जोड़ोगे पानी निकालोगे, पानी निकालना है, चलो निकालते हैं। अब बेटा मैंने क्या कहा था, पानी निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि पानी का आपका जो OH होगा वो किससे निकालेंगे, शुगर से। तो शुगर से ले लिया OH, फॉस्फोरिक एसिड से ले लिया H, और यहां पर निकल गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। और अल्टीमेटली अब यहां पर बन जाएगा हमारा कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो हम लोग ने अब ऐसे तीसरा जोड़ो, बस तीसरे में भी एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। ऐसे तुम चेन जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब देखो मैं चेन लंबी करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं चेन लंबी करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि बस यही 3 पेज होते हैं बेटा, ये 3 पेज, ठीक है। सबको लगता है सर लैक ऊपर बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं, जो चीज इजी होती तुम लोग उसको कठिन बोलते हो, और जो चीज सच में मतलब कठिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो चीज सच में टाइम टेकिंग है, वहां पर कॉन्सेप्ट हमारे बचपन से नहीं क्लियर रहते, वो चीज तुम्हें लगता है नहीं सर वो चीज आपकी वो कठिन चीज है ना, गलत बात। इधर तो फिर क्या किया, अब एक और ले लिया मैंने। अब देखो इधर, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, OH इधर से लिया, H इधर से लिया, यहां पर बनाया फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तुम 3 नहीं 30,000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो मेरे लाल, अंत में क्या होगा, अगर एक तरफ चेन के 5वां कार्बन फ्री है, फ्री मतलब उधर से बॉन्डेड नहीं है, तो दूसरी तरफ क्या फ्री होगा, तीसरा कार्बन। तो ओवरऑल चेन चाहे जितनी लंबी हो, तो एक तरफ क्या होगा 5 प्राइम, तो दूसरी तरफ होगा 3 प्राइम। क्लियर। तो ये बन गई न्यूक्लियोटाइड की चेन। अब बेटा अगर राइबोज शुगर है, तो अगर आपका राइबोज शुगर यूज हुआ है तो आपका ये बनेगा RNA। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज हुआ है तो DNA बनेगा। अब नाइट्रोजनस बेस की क्या कहानी है, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये RNA और DNA दोनों में कॉमन है, ठीक है। फर्क कहां पर आता है आपका, थाइमीन और यूरेसिल में। DNA में थाइमीन इस्तेमाल होता है, RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल इस्तेमाल होता है। एग्जाम में गलती क्या करते हैं आप, कई बार RNA बनाते वक्त एडेनिन में यूरेसिल यूज कर देते हैं, नहीं, एडेनिन की जगह नहीं, थाइमीन की जगह आपका क्या इस्तेमाल होगा, RNA में यूरेसिल। दैट्स इट। अब बेटा इसी चेन को मैं क्या करूंगा समझना, अगर मैं इसी चेन की पलटी मार दूं, अगर मैं पलट दूंगा इसी चेन को, तो एक चेन अभी हमारी क्या है 5 प्राइम इधर 3 प्राइम इधर, अगर मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 प्राइम और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्राइम,
और ये दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में स्टैंड क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड, और ये बन गया मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर आपने यूज की है डीऑक्सीराइबोस शुगर और थाइमिन यूज की है, अगर आपने यूरेसिल यूज की और राइबोस शुगर यूज की है, तो आपका बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो मैं कह सकता हूं डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, इसमें आपके जो दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी वो एक दूसरे की पैरेलल है, ये तो सही बात है, लेकिन एंटी पैरेलल है। मतलब एक तरफ इसका 5 प्राइम तो बगल वाले का उधर 3 प्राइम, इधर इसका 3 प्राइम तो बगल वाले का 5 प्राइम। सर एंटी पैरेलल क्यों होती, मैंने आपको क्लास में करके दिखाया था, वरना दो न्यूक्लियोटाइड जो आमने सामने जो मिलकर बेस पेयर बनाते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, गॉट इट, क्योंकि आपस में वो बिल्कुल की एंड लॉक मॉडल की तरफ फिक्स नहीं होंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें सीखने के बाद अब मैं एक ऐसा रूल बोलने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं 100% श्योर हूं बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अबे ये सब मतलब इतनी क्लैरिटी से नहीं पता होता, क्योंकि हमें हल्के में हाँ कौन सा बॉन्ड कुछ ईस्टर करके बनता है। तो अभी हम एकदम क्लियर है कि आपका इधर देखिएगा अच्छे से, पेंटोज शुगर, ठीक है, से नाइट्रोजिनस बेस जोड़ा, मैं लिखूंगा भाई, तो बॉन्ड कौन सा हुआ, एन ग्लाइकोसिडिक, और पेंटोज शुगर से फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, दैट्स इट। अब मैं एक अगली हेडिंग लिखने जा रहा हूं, सबको सबसे हल्की हेडिंग यही लगती है। मैं सच बताऊं, पूरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ले लो, अगर मेंडल के बाद कोई दमदार चीज है तो चारगाफ रूल है। अच्छा सवाल आ गया, दिक्कत हो जाएगी। आप चैनल पे जाना, चारगाफ रूल के मैंने जितने भी सवाल टाइप्स बन सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन कराए, मतलब A to Z टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए हैं। वहां पर लगभग मैंने 20 सवाल कराए, मतलब 20 सवाल 20 टाइप के, उससे बाहर उनके पापा भी नहीं पूछ पाएंगे। चारगाफ रूल, भाई अरविंद चारगाफ नाम के एक साहब थे, उन्होंने दिया था चारगाफ रूल। क्या है चारगाफ रूल? आपको लगता है चारगाफ रूल एक सिंगल नियम है, गलत। चारगाफ रूल दो नियमों को मिला के बनाया गया, एनसीईआरटी ने बीच में एंड लगाया है। आपने एनसीईआरटी पेज नंबर 57 पर थर्ड पैराग्राफ पर आप नीचे से चौथी लाइन देखेंगे तो वहां लिखा है दिस प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन द एरविन चारगाफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रूल, जहां पर रेशियो एडेनिन थाइमिन का ग्वानिन साइटोसिन का कांस्टेंट था और इक्वल 1 है। बेटा ये दोनों बातें अलग हैं, कांस्टेंट और इक्वल 1 का मतलब समझना, यहां पर दो रूल है, एंड लगाकर मिला दिया गया है। तो चारगाफ रूल, सबसे पहली बात आप सुनिएगा, पहले अभी आप मैं लिख दे रहा हूं, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या है ये। एप्लीकेबल ओनली ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल है। ये सीधा सीधा मैं पहले लिख दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा। ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है। ये रूल क्या कहता है समझना। अरविंद चारगाफ साहब क्या कहते हैं, समझिएगा इस बात को। चारगाफ कहते हैं, अच्छे समझिएगा, रूल नंबर 1, एक सेकंड, चारगाफ का मैं ऊपर कर दे रहा हूं, बाद में छोटा कर दूंगा, परेशान ना हो बच्चे, ठीक है बेटा। इधर रूल नंबर 1, एरविन चारगाफ का रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है, इधर देखना अच्छे से, इधर देखना, वो क्या कहते हैं वो बात की बात है, पहले मैं क्या कह रहा हूं इसको देख लो ना बेटा। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। इधर ये मैंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, अगर यहां पर एडेनिन होगा तो सामने थाइमिन होगा, यहां पर ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन होगा, यहां पर थाइमिन तो सामने एडेनिन, यहां पर साइटोसिन तो यहां पर ग्वानिन। मेरी मर्जी है मैं चाहे जितने एडेनिन लगाऊं, मेरी मर्जी है मैं चाहे जितने थाइमिन लगाऊं। अगर मान लो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मान लो, मानने में पैसे नहीं लगते, ठीक है। अब बेटा मान लो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो मेरा मन हम पूरे में ए लिख देंगे, मेरा मन मेरा 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 अरे नहीं नहीं इतना मन नहीं। इधर अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मैं सीसी लिख दूंगा, जी लिख दूंगा, मेरा मन, और मेरा मन मैं चाहे पूरे पे एडेनिन लिख डालूं, चाहे पूरे पे ग्वानिन लिख डालूं। तो बेटा चलो मैंने यहां लिख दिया एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन। सर आपको इतना भयंकर सीक्वेंस कैसे याद है? सीक्वेंस कुछ नहीं याद है, कुछ भी लिख दोगे, लाखों मिलियंस न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बना होता है, तो कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा। तुम भी कुछ भी लिख, 10 बार थाइमिन लिख दो, वो भी कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा। इधर देखो, तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन, ये मैं मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ कितना भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे जितना एडेनिन लिखूं, चाहे जितना ग्वानिन लिखूं, चाहे जितना साइटोसिन लिखूं, चाहे जितना थाइमिन लिखूं। लेकिन अगर आपने डबल स्टैंडर्ड किया इसको, मतलब यहां पर 5 प्राइम हो गया, एंटी पैरेलल होता है ना डीएनए, और यहां पर 3 प्राइम हो गया, तो बेटा एडेनिन के सामने फिक्स है पे एक थाइमिन आना ही आना है। सिंगल स्टैंड में तो आए मन जाऊं चाह तउन करा, कौनो दिक्कत ना आया है। लेकिन जब दो स्टैंड लेबा तो आपस में कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करनी पड़ेगी, आपस में संपूर्णता, मतलब एक दूसरे का पूरक बनेंगे। ग्वानिन के सामने साइटोसिन फिक्स है,
थायमीन के सामने एडेनिन फिक्स है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने थायमीन, थायमीन के सामने एडेनिन, चलो इधर, हाँ ग्वानिन ग्वानिन है, ये क्या है, अच्छा साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन, ठीक। तो हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड के केस में चाहे जो न्यूक्लियोटाइड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डबल स्टैंडर्ड होगा तो फिक्स हो जाएगा किसके सामने क्या होगा, ठीक है। अब गौर से सुनना, रूल नंबर 1 है एरविन चारगाफ साहब का, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। इसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लेंगे हम लोग इसकी, ठीक है, मजा आ जाएगा इसके बाद, तुम्हें चारगाफ को एकदम फील कर जाओगे। चारगाफ कहते हैं अगर डबल स्टैंड, कहते हैं मैं सिंगल की बात नहीं कर रहा भैया, सिंगल में पता नहीं क्या तुम कितना मार दो, हम प्यूरिन है, प्यूरिन पूरे में कर देंगे, हम पूरे में एडेनिन लिख डालेंगे, जाओ हो ही गो। अब कैसे प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, पूरे में हमारा मन हम थाइमीन लिखेंगे, जाओ। अब कैसे प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, हमारा मन पूरे में हम यूरेसिल लिखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड पर नहीं लिख सकते, डीएनए बेटा इतना ना कूदो, आराम आराम से चलेंगे तब सीखेंगे। तो अगर हम इधर बेटा हम एडेनिन लिखेंगे तो सामने थाइमीन होगा, इधर ग्वानिन लिखेंगे तो सामने साइटोसिन होगा। हम सबको पता है कि प्यूरिन का मतलब होता है, प्यूरिन के एग्जांपल्स क्या हो गए, एडेनिन हो गया और साइटोसिन हो गया। पिरिमिडीन का एग्जांपल डीएनए है, क्योंकि चारगाफ ने सिर्फ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए रूल दिया था। थाइमीन है और आपका एक सेकेंड, एडेनिन और ग्वानिन आपका प्यूरिन हो गया, और पिरिमिडीन आपका क्या हो गया, थाइमीन और साइटोसिन, ठीक। तो चलो अब इधर देखिएगा, इधर अब मेरी बात समझिएगा। चारगाफ साहब कहते हैं जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हम क्या बिल्कुल सही बात कर रहे हो चारगाफ साहब, आपने सही दिमाग लगाया। चलो हम एडेनिन गिनते हैं, यहां पर कितने हैं एडेनिन, 1 2, इस स्टैंड पे देखो 2 एडेनिन दिख रहे हैं, इस पे देखो 3 4 एडेनिन। हमें अगर 4 एडेनिन होंगे तो उनके सामने 4 थाइमीन तो पक्का है, गॉट इट, हाँ 4 एडेनिन होंगे तो 4 थाइमीन पक्का है। अब ग्वानिन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 ग्वानिन है तो उनके सामने 5 साइटोसिन पक्का है, तो 5 ग्वानिन है तो उनके सामने 5 साइटोसिन पक्का है। अब मान लो बेटा जितना एडेनिन है उतना थाइमीन है, ठीक है, मान लो एडेनिन है 10 तो थाइमीन 10, एडेनिन 100 थाइमीन 100, और मैंने उस वैल्यू को बोल दिया x, जो भी आए ये भी क्या हो जाएगी x। ग्वानिन जितना उतना साइटोसिन, इस वैल्यू को बोल दिया y, तो ये भी क्या हो जाएगी भाई y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड, सीधी सी बात। तो मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन, सिंपल, गॉट इट। अबे 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 क्या गलत है क्या मेरे भाई। तो अब अल्टीमेटली ये रूल कहता है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन फॉर के इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी डीएनए, ठीक है। डीएनए के लिए वो बोले थे, आरएनए के लिए कोई बात नहीं किए थे, ठीक है। इधर देखो, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड होता तो बेटा ये रूल ना बनता, क्या पता पूरे में हम एडेनिन मार दे, पूरे में थाइमीन मार दे, है ना। तो अब बेटा यहां तक आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपसे इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस जी, इसको नीचे ले लीजिए, अपॉन t प्लस सी इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब ये बात हर स्पीसीज के लिए सही है, ठीक, कि भैया a प्लस जी इज इक्वल टू t प्लस सी, अर्थात दोनों को अपॉन करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, कट्टम कुट खेल लो, अरे कट्टम कुट खेल लो, कट जाएगी वैल्यू, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये बात हर स्पीसीज के लिए सही है, ठीक है, ये बात, अर्थात a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, अंत में वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जितना a है उतना t है, जितना जी। मैं इस पे कितना क्यों टाइम दे रहा हूं भाई, इतना ग्रिफिथ में कोई टाइम नहीं, 5-5 मिनट के एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये वो है जहां गलतियां होती हैं और हमें लगता है नो इट्स ओके, और फिर कहते हैं सर मेरे मार्क्स क्यों कट जा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तुम्हें इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यही गलती कर जाते हो। तो बेटा यहां पर मेरी बात समझना, तो कोई भी स्पीसीज जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा, अर्थात ऊपर और नीचे की वैल्यू इक्वल होगी, कटेगी और 1 आएगी। तो मैं कहूंगा इसका रेशियो कांस्टेंट होगा फॉर एवरी स्पीसीज, फॉर एवरी स्पीसीज, ओके। नाउ रूल नंबर 2, इधर देखिएगा, रूल नंबर 2 भैया क्या कहता है, समझना अच्छे से। रूल नंबर 2 कहता है एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये वैल्यू
भी कांस्टेंट है। सर इसका मतलब क्या हुआ? उधर इज इक्वल टू 1 है, इधर कांस्टेंट की बात कर रहा है। उधर कह रहा है कि 1 होगी हर स्पीसीज के लिए। तो अब क्या है इसका मतलब समझो, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। अब मान लो यहां पर मैंने 4 एडेनिन मार दिए, सामने क्या होगा? 4 थाइमिन। ठीक, 3 ग्वानिन मार दिए, सामने 3 क्या होगा? साइटोसिन। तो यहां पर ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी की वैल्यू 1 ही आएगी। गौर से समझना, उन दोनों में फर्क देखो। रूल नंबर 1 में जितना ए उतना टी, जितना जी उतना सी इज इक्वल टू 1, हर स्पीसीज के लिए फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं ए प्लस टी की वैल्यू अपॉन जी प्लस सी की वैल्यू, मान लो किसी स्पीसीज का डीएनए है, एडेनिन कितने हैं? 4, थाइमिन कितने हैं? 4, ग्वानिन कितने हैं? 3, साइटोसिन कितने हैं? 3, 4 4 8, 8/6 ओवरऑल रेशियो आया 4/3। ये मान लो किसी स्पीसीज का डीएनए है। मान लो कोई और स्पीसीज है, उसमें ग्वानिन एक और, तो अब क्या हो जाएगा? 4 + 4, आंसर क्या आ जाएगा? रेशियो 1। मान लो ग्वानिन 5 है, तो 5 + 5 तो 8/10, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये वैल्यू अर्थात ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये कांस्टेंट कब होगी? फॉर अ स्पीसीज, फॉर ऑल स्पीसीज नहीं। किसी एक मेरे अंदर जितना एडेनिन उतना तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जितना थाइमिन उतना तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जितना ग्वानिन उतना तुम्हारे, जितना साइ उतना तुम्हारे। लेकिन मेरे और कुकुर, मेरे और हाथी में एडेनिन की संख्या सेम थोड़ी होगी। समझ पाए मेरी बात? लेकिन हाँ, जितना एडेनिन होगा, रूल नंबर 1 फोकस, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन, इसलिए ये रेशियो हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल स्पीसीज। लेकिन ये रेशियो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, भैया पता नहीं एडेनिन कितना है, जरूरी थोड़ी जितना एडेनिन हो उतना ही ग्वानिन भी लगाओ, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। भाई एडेनिन हो सकता है 100 हो, ग्वानिन 2 हो, ठीक है, लेकिन हाँ ये फिक्स है गुरुजी, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन, अगर ग्वानिन 2 है तो साइटोसिन भी 2 होगा। गॉट इट? तो ये हो गए आपके लॉ, चारगाफ लॉ, इसको छाप लीजिए। अब आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा। एनसीईआरटी कहती 97 में अरविंद चारगाफ ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कहा, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, इधर देखिएगा, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब समझिएगा, और ये कांस्टेंट होगी, लेकिन कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, ये रेशियो एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होगा, ये रेशियो हर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होगा। चारगाफ रूल आप समझ गए होंगे, तो बस हो गया, यहीं तक हमें समय खूब लगेगा, इसके बाद आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपके इजी टॉपिक चालू हो जाएंगे। ठीक है, और इजी वैसे ये भी है, इतना सिखा तो दिए। लाइव कमेंट्स ऑन कर रहा हूं, देखिए और बताइए, समझ आ गया चारगाफ? चारगाफ क्लियर है? जल्दी बताइए। फ्रेडरिक माइशर ने डीएनए की खोज की थी 1869 में, याद रखना, और नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। चलिए आइए फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आइए, सबसे लंबा यही पार्ट होता है, और कई लोग होते हैं विद्वान टाइप के, वो पेज गिनते हैं, नंबर ऑफ पेजेस। अबे पेज गिनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन तो एनसीईआरटी एक पेज में निपटाई है, हमें तो पढ़ाने में 1 घंटे, 1 नहीं 2.5 घंटे का लेक्चर लगा था। ठीक है, तो अब इधर देखो, मेरी बात समझो। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी पर चलते हैं। नो भैया, केमिस्ट्री एनसीईआरटी तुम्हारा काम खत्म, बायोलॉजी एनसीईआरटी तुम कहाँ हो?
तुम्हें माता, तुम्हें पिता हो, तुम्हें सब कुछ हो। 5x120 कौन है? 4 5386 न्यूक्लियोटाइड। आओ भैया, 1856 में मेंडल ने रिसर्च शुरू करी, 1863 में रिसर्च खत्म हुई, 1865 में रिसर्च पेपर आया, 1869 में फ्रेडरिक माइशर ने डीएनए की खोज करी, लेकिन नाम डीएनए जैकारिस ने दिया था। फ्रेडरिक माइशर ने कहा एक एसिडिक सब्सटेंस मैंने न्यूक्लियस के अंदर देखा, मुझे नहीं पता इसका काम क्या है, लेकिन उसका काम उसी समय मेंडल बता रहा था। काश ये दोनों मिल गए होते, एक दूसरे के साथ होते, तो 100% एक बहुत बड़ी खोज उसी समय कर जाते। अच्छा, इसके बाद आपका क्या था? इसके बाद कहानी हुई ये कि बेटा आपका हुआ क्या, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रोजालैंड फ्रैंकलिन, इधर देखना बड़े प्यारे प्यारे नाम है, रोजालैंड फ्रैंकलिन, ठीक है। और आप इधर देखिएगा, आपके दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था आपका मॉरिस विल्किंस, ये सब मतलब अंग्रेजों के नाम, हमारे रमेश कुमार, सुरेश कुमार यादव हमारे यहाँ, इनके यहाँ देखो, ठीक है, मॉरिस विल्किंस, लगता है कुछ भौकाली हो रहा है, कुछ बड़ा लग रहा है, अमीर टाइप के लोग लग रहे हैं। एडवर्ड डिसूजा, साइमन कॉटेल, इधर आओ, मॉरिस विल्किंस और रोजालैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने डीएनए को क्या किया, डीएनए का इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया। मैंने आपको बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा क्या होता है, लेकिन अभी आपको नहीं जानना, बस इतना रखना है, रोजालैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया, और इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का इस्तेमाल करके और चारगाफ के कॉम्प्लीमेंटेरिटी के रूल का इस्तेमाल करके कि एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आपके वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने डीएनए के बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स बताए। अब सैलिएंट फीचर्स का मतलब होता है बेटा प्रमुख फीचर। आइए, इन्होंने क्या कहा, अच्छे समझिएगा। इन्होंने कहा, इनका पहला सैलिएंट फीचर्स क्या है, इन्होंने बोला, एक सेकंड भैया, हाँ, इन्होंने बोला कि डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अच्छा, प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडिन होगा, मतलब एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, आरएनए होगा तो यूरेसिल, याद रखना। लेकिन आरएनए वाली बात ये नहीं कहेंगे, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया है, एक तरफ 3 प्राइम, दूसरी तरफ 5 प्राइम, एक तरफ 5 प्राइम, दूसरी तरफ 3 प्राइम, दैट इज एंटी पैरेललिटी बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। मतलब इंजन गरम हो रहा लग रहा है मेरा। आओ, अब क्या कह रहे हैं, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, शुगर फॉस्फेट की क्या होगी डीएनए में, बैकबोन होगी। और बेटा इधर देखो, और आपका जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो इनवर्ट अंदर की तरफ होगा, अर्थात इधर एडेनिन तो इधर थाइमिन, इधर थाइमिन तो इधर एडेनिन, इधर ग्वानिन, इतना इंजन ना गरम हो, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। कहता भैया इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। बैकबोन बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट का रिपीटेशन हुआ, बेसिस प्रोजेक्ट अंदर की तरफ ना कि बाहर की तरफ, और ससुर बाहर की तरफ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करोगे। एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, अगर एक की पोलैरिटी 5 से 3 है तो दूसरी की पोलैरिटी 3 से 5 है। अगला, दोनों स्टैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और टी और आपका जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें, इधर एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपका डीएनए होता है, इधर देखिएगा, डीएनए होता है, तो बेटा डीएनए जब एक कंप्लीट टर्न मारता है, उस एक कंप्लीट टर्न को एक पिच बोलते हैं। एक पिच की जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। और बेटा हमें पता है कि एक पिच में आपके 10 बेस पेयर होते हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3.4/10, दैट इज 0.3 नैनोमीटर। अब बेटा आगे बढ़ो, ये 10 बेस पेयर अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग, इधर देखिएगा कि जो आपका डीएनए है, अगर एक तरफ प्यूरिन दूसरी तरफ पिरिमिडिन, एक तरफ पिरिमिडिन दूसरी तरफ प्यूरिन, मतलब इधर आओ, एक तरफ प्यूरिन दूसरी तरफ पिरिमिडिन, तो एक तरफ पिरिमिडिन तो दूसरी तरफ प्यूरिन, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब अगर एक तरफ 2 रिंग, दूसरी तरफ एक रिंग, एक तरफ 2 रिंग, दूसरी तरफ एक रिंग, ओवरऑल बीच में कितनी रिंग आएंगी, 3। इस वजह से जो दोनों स्टैंड है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी, जो होती है आपकी लगभग 2 नैनोमीटर। आइए इधर बढ़ते हैं आगे, एनसीईआरटी कहते हैं एक के नीचे एक इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं कि ओवरऑल ये आपके इसके स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड पुट से टूट जाता, लेकिन इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्टेबल है। अब आइए सेंट्रल डोगमा समझते हैं। जो फ्रांसिस क्रिक साहब थे, भाई क्रिक मतलब क्रैक था, देखो जो जितना बड़ा क्रैक हुआ है, क्रैक मतलब जिद्दी पागल टाइप के लोग, ठीक है, वो लाइफ में उतने ज्यादा सक्सीड किए हैं। जो नियम कानून मानते हैं वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते, जिनका कहना होता है नो इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू ईट, कुछ नहीं, खाना वाना सोना, ये सब जिनका मतलब ये नहीं कि कुछ और करने लगो, कहने का मतलब कि ये है कि जो अपने काम में लीन होते हैं ना, वो बिल्कुल मेंटली क्रैक होते हैं, वो अपने काम में तो परफेक्ट होते हैं। अगर उनसे उनका काम कहोगे इतना परफेक्ट करेंगे वो मजा आ जाएगा, अगर तुम उन्हें अगर पर्सनली जानो, कहोगे छक्की है क्या थोड़े, तो मतलब
फ्रांसिस क्रिक इतना क्रिक आदमी था कि उसने पूरी मॉलिक्यूलर, मां कसम, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक लाइन में खत्म कर दिया, एक लाइन। जिस दिन ये मैं आपका रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, मतलब पार्ट सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी बातें होंगी, उसी दिन समझ लेना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स खत्म। इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया। सर डोगमा मतलब क्या है? सर डोगमा डोंगा है क्या? नहीं, डोगमा मतलब होता है सिद्धांत, सेंट्रल मतलब मुख्य, अर्थात पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मुख्य सिद्धांत क्रिक साहब दिए। देखो वाटसन क्रिक ने 1952 में, सॉरी 53 में डबल हेलिकल मॉडल दिया, लेकिन क्रिक ने अकेले दिया था सेंट्रल डोगमा। क्रिक साहब कहते हैं डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए बना सकता है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। क्रिक ने कहा डीएनए का, जब ये सब बेटा क्लास में करके दिखाया था, स्टेज से उतर के पन्ना फाड़ के लिख कर एक लड़के को ढूंढ रहा था टीआरएनए वगैरह, वो बातें यहाँ नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए बेटा कहते हैं कि लेक्चर अगर करे रहोगे तो भूलोगे नहीं, चीजें बस तैरेंगी दिमाग में तुम्हारे। डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपका क्या बनेगा? आरएनए। चलो हम यहाँ पर एमआरएनए ले लेते हैं। जब एमआरएनए को टीआरएनए आकर ट्रांसलेट करता है, अर्थात इस पे लिखे हुए कोडॉन्स को रीड करता है और अमीनो एसिड लाला चिपकाता है, तो अल्टीमेटली क्या बनती है? प्रोटीन। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा सेंट्रल डोगमा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आरएनए वायरसेस के केस में, जिनका जो रेट्रोवायरस है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो उनके केस में आरएनए से पलट के डीएनए बनता है। याद करो एचआईवी वायरस का केस बताया था आपको। एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हमने 4 ग्राफ देख लिया, ये देख लिया, और अब अल्टीमेटली यहां तक जो आप ये शुरू के पेज देखो, ये सबसे ज्यादा लेंदी है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में मैंने आपसे कहा था कि मैं बायोमोलिक्यूल की जितनी भी न्यूक्लिक एसिड वाले पॉइंट है मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, यहां ज्यादा दिया हुआ है। वो सारी चीजें हमने देख ली, सेंट्रल डोगमा, ठीक है।